नमस्कार, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। नए प्रबंधन को आए लगभग 20 दिन बीत चुके हैं और जो भी घोषणा पत्र में लिखा गया था, उसमें से कुछ भी अभी तक ज़मीन में उतारा नहीं गया है। इसका मात्र ये एक कारण नहीं है कि अभी से 20 दिन ही बीते हैं। घोषणा पत्र एक तरह से देखा जाए तो नीति और नियत दोनों का ही समावेश होता है। नीतियाँ इलेक्शन से पहले बनाते हैं और नियत इलेक्शन के बाद उसकी मंशा का पता चलता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा बिल्कुल भी इस तरह की मंशा नहीं है कि मैं नई टीम का मनोबल या उत्साह को कम करूं। अब तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी कमी है, जो भी त्रुटियां हैं, उनको सुधारा जाए और सही पथ में चला जा सके। ना कि हम एक अहम अभियान की एक राजनीति करें हम या बदले की राजनीति करें। बदला मैं इस कारण बोल रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें देखने को ऐसे आई है कि हमने हमने अपने अहम को, अहंकार को शांत किया है। मैं हर पॉइंट में आऊँगा। उससे पहले मैं एक बहुत ही सकारात्मक पहलू में जाना चाहूँगा। नए प्रबंधन में हमारे यहाँ नए सदस्य भी आए हैं। सभी सदस्य अच्छे हैं, सभी डायरेक्टर या अच्छे क्वालिफाइड हैं और सबकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। उनमें से जिनसे मेरी मुलाकात अक्सर होती है, मैं उनका 2 का नाम लूँगा। एक अनुज अग्रवाल जी और एक मन्नू तिवारी जी। दोनों ही नए ब्लड हैं और अक्सर मेरी आते चलते इनसे बात होती रहती है सोसाइटी के बारे में कि क्या प्रगति कर रहे हैं, क्या आपके प्लान हैं। तो दोनों के अंदर मैंने अति उत्साह, ऊर्जा देखी। मैंने नई योजनाएं देखी, मैंने इनके मुंह से सुनी और काफ़ी अच्छी लगी और अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत कामयाबी भी मिल सकती है। देखिए, पीछे जो हुआ, जो भी पार्टी रही, खराब किया होगा उसने, लेकिन आपने एग्जाम्पल देना है। आपने एक परंपरा बनाकर जानी है। जैसे आपको पता होगा, जब शेषन साहब आए थे इलेक्शन कमीशन, तो एक परंपरा पर आके चले गए। उससे पहले इलेक्शन कमीशन को कुछ समझा ही नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी परिपाटी शुरू की, ऐसी परंपरा शुरू की कि आज भी उसको फॉलो किया जाता है और आज भी सिर्फ उन्हीं का नाम लिया जाता है, बाकी किसी का नाम याद नहीं है। तो मैं प्रबंधन से ये प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो इस तरह की परिपाटी बनाएं, इस तरह की योजना बनाएं। तो जैसे अभी मैं कह रहा था कि अनुज अग्रवाल जी और मनु तिवारी जी से मेरी बात होती है, वो नई नई योजनाओं के बारे में, युक्ति के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं देखा कि 20 दिनों के अंदर क्या आते हैं, उनकी एक भी युक्ति का अगर उन्होंने अनुमोदन भी किया होगा अपनी प्रबंधन के अंदर, तो लगता है या तो उनकी सुनी नहीं गई या वरिष्ठ वरिष्ठ जितने भी सदस्य हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, सोच रहे होंगे अनुभवी है, अनुभवी नहीं है ये। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनकी ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मेरे सामने जब बोला कि हमारी ये योजनाएं हैं, और योजनाएं जब ज़मीन में नहीं दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि कहते जो योजनाएं बना रहे हैं, जो युक्ति बना रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि 20 दिन बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को ज़मीन में लाने के लिए। चलिए मैं बात करता हूँ। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि मुझे जहाँ तक ये लगता है कि टीम के अंदर तालमेल की बहुत कमी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं, मनगढ़ंत नहीं बोल रहा। मैं अभी आपको इसके उदाहरण भी दूंगा कि तालमेल की कमी कैसे मैंने जाना कि तालमेल की कमी है। चलिए मैं घोषणा पत्र में आता हूँ। सबसे पहले घोषणा पत्र को मैंने आपको बोला, नीति और नियत की बात की। और जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है, नीतियाँ तब बनती हैं, इलेक्शन चुनाव से पहले नीतियाँ बनती हैं, उसके बाद नियत की तलाश होती है। जैसे ही नया प्रबंधन आया, वैसे उसने 2-4 दिन बाद बोल दिया कि हमारे यहाँ जो खजाने हैं, कोष है, खाली हो चुका है। हालांकि बस इतने बता दिया गया कि इतना रिसीट है, इतना पेमेंट है, ये है, मतलब कुछ खास नहीं बताया गया उसके अंदर। आज भी सुबह सुबह एक जो एक्सटीरियर का था उसका भी हिसाब किताब आया। वो भी बड़ा कहते हैं,
बहुत ही अधूरा सा था। हम लोगों को इंटरेस्ट है तो हम लोगों ने उसको अपनी तरफ से पढ़ना चाहा, पढ़ा भी, समझा भी। लेकिन जो लोग सोसाइटी के एक जन सामान्य हैं, उनको वो चीज़ तो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि क्या कहते हैं समझ में आई हो, समझ में आई होगी तो उन्होंने गलत उसको लिया होगा, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें आंकड़े थे वो अधूरे आंकड़े थे। अब मैं उसमें आता हूँ, फिर दोबारा घोषणा पत्र में मैं आना चाहूँगा, और घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की गई जिसके अंदर ना तो हमें ज़्यादा बैठकों की ज़रूरत थी, ना ज़्यादा कानूनी दावपेच की ज़रूरत थी हमें कि हमें कोई कानूनी विशेषज्ञ को लेकर बैठना था कि नंबर ऑफ बैठकें उसकी बहुत सारी होनी चाहिए थी, और ना ही हमें उसके लिए अधिक कोष की आवश्यकता थी। लेकिन उसमें काम किया ही नहीं गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पार्किंग प्रबंधन। पार्किंग प्रबंधन को सिक्योरिटी के साथ जोड़ दिया गया। जैसे मैंने आज से 7-8 दिन पहले बोला था, सिक्योरिटी और पार्किंग करेंगे हम। सिक्योरिटी और पार्किंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिक्योरिटी के केस के अंदर ठीक है, टाइम लगता है। आपने ड्राफ्ट तैयार किया होगा, हालांकि ड्राफ्ट तैयार करने में 20 दिन नहीं लगते हैं, 2 दिन का काम होता है ड्राफ्ट करने का। आपने 20 दिन लगा दिए, और अभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। वो शायद मेरे से मंडे या मंडे तक एडवर्टाइजमेंट हो पाए वो। लेकिन जो प्रबंधन का कार्य, जो आपका पार्किंग प्रबंधन था, उसके लिए जमीन में उतरना था हमें। अब जमीन में कौन उतरे? सारा काम तो हम सोचते हैं ऑफिस में बैठकर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं कि आप लोगों ने काम नहीं करना चाहा होगा, करना चाहा होगा। मैन पावर भी चाहिए इसमें। मैं तो साफ कहता हूँ कि 10 आदमी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए बहुत कम हैं। इसमें तो आपको क्या कहते हैं समिति बना देनी चाहिए थी प्रबंधन के लिए। अगर आप जानते हैं कि अकेले काम नहीं कर सकते, और नहीं हो सकता अकेले काम, नहीं हो सकता है अकेले काम, मैं जानता हूं। मैं आज समितियों का गठन कर देते। कल को आप ये बोलते हैं समितियां तो यार जीबीएम में करते हैं। अरे 10 दिन बाद जीबीएम कर देते आप। किसने रोका था आपको जीबीएम करने के लिए? जब आपको पता है कि क्या कहते हैं हमें समितियां हर प्रॉब्लम के लिए, हर प्रबंधन के लिए समितियां चाहिए, तो समितियों का ऐलान कर देते आप। आपने आदमियों की तलाश करनी चाहिए थी जो क्या कहते हैं यहाँ पर अपनी सेवा दे सकें। लेकिन आपने कोई भी ऐसी डिमांड की नहीं। पार्किंग प्रबंधन में कुछ ज्यादा करना नहीं था। आपने कुछ हल्के से रूल्स रेगुलेशंस बनाने थे, स्क्रैप को हटाकर क्या कहते हैं आपने एक जगह रखना था, बस। यहाँ के ठीक है, पार्किंग यहाँ की सुधरी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग इतने असभ्य नहीं हैं। थोड़ा से मार्गदर्शन की जरूरत है, हल्का से तेज बोलने की जरूरत है, जो ना सुने। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम सुनते हैं यहाँ पर, तो उनको उस हिसाब से जो कहते हैं जवाब देना आना चाहिए। लेकिन पार्किंग प्रबंधन को एकदम नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जमीन में उतरना था, पसीना बहाना था। अब पसीना कौन बहाए? एसी में बैठकर हम ड्राफ्ट बनाते हैं, बनाइए ड्राफ्ट। जो 2 दिन का काम था उसको आपने 20 दिन लगा दिए। दूसरा, पार्क प्लस की बात करते हैं। पहले ही दिन से शोर हो रहा था पार्क प्लस ये, पार्क प्लस वो। जब आपकी सरकार आई तो पार्क प्लस के लिए आपने क्या किया? अप्रैल का जो 22-23 हजार रुपए है वो किसकी जेब से जा रहा है? सिर्फ आपकी गलत मंशा के कारण। जिस दिन आप आए थे उसी दिन, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको उसको नोटिस दे देना चाहिए था पार्क प्लस वाले को। लेकिन विडंबना देखिए, पार्क प्लस को किस लिए कैंसिल किया जाए उसका एग्रीमेंट, इसके कारण ही नहीं मिल रहे। और चुनाव से पहले 100 कारण थे हमारे पास कि पार्क प्लस ये, पार्क प्लस वो। लेकिन इलेक्शन के बाद हमें कारण ही नहीं मिल पा रहे कि हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कैसे करें। कहां ढूंढ रहे हैं उसके कारण? हम उसके कॉन्ट्रैक्ट में ढूंढ रहे हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट में कारण नहीं मिलेंगे आपको।
वो कारण कहाँ गए जब आपने पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया था कि पार्क प्लस नुकसानदायक है? यहाँ पर बहुत ही गलत चीज है। कारण सिर्फ ना नियत करने की है। स्वान प्रबंधन की बात करते हैं, स्वान प्रबंधन के लिए भी कुछ ज्यादा बैठ के करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही उसमें ज्यादा कोच की आवश्यकता है, ना ही कानूनी खासतौर से दावपेच की। हमें स्वान प्रबंधन के जो कहते हैं स्वान लवर्स हैं, स्वान लवर्स तो सभी हैं, मैंने देखा जाए तो यहाँ पर स्वान कहते हैं स्वान के खिलाफ कोई भी नहीं है। तभी खिलाफत की जाती है जब कहते हैं हम खाना उल्टी सीधी जगह डालने जाते हैं। अदरवाइज स्वान से सब प्रेम करते हैं। अगर स्वान एग्रेसिव नहीं है, किसी को कुछ नहीं कह रहा है, तो स्वान से सभी यहाँ पे प्रेमी हैं। स्वान प्रबंधन के लिए भी आपने कोई कदम नहीं उठाया है। क्यों? क्योंकि ये भी आपको रोड में निकलना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता। पसीना कौन बहाए? चौथा मैं बात करूंगा पावर बैकअप की। पावर बैकअप के लिए क्या करना था आपने, जरा बता दीजिए। पावर बैकअप के लिए इनके ऑनर से आपने बात करनी थी। कर लेते बात, 7 को जीते थे, 8 को बुला लेते। 7 को आपका इलेक्शन वो हो गया था, 8 को बुला लेते, 9 को बुला लेते, 10 को बुला लेते। बात करने में कितना टाइम लगता है बता दीजिए। आपने ये तो बोलना था कि अपनी कॉस्टिंग दिखाइए, क्या है क्या नहीं है, और हमें कम करना है। 3 से 4 घंटे में सब कुछ सेटल हो जाता। लेकिन नहीं, नियत ही नहीं थी। कारण क्या था? हमारी प्रायोरिटीज में ये था ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज में क्या था कि दूसरी टीम को अब हम नीचे कैसे दिखाएं, उसकी खामियां कैसे लाएं। आप काम कीजिए ईमानदारी के साथ, अच्छे उद्देश्य और अच्छे मंशा के साथ काम कीजिए, खामियां अपने आप कहते हैं उजागर होंगी। जब आपने ऑडिट बैठा दिया, ऑडिट की आने दीजिए रिपोर्ट। जरूरी ऑडिट से पहले आप कहते हैं दुनिया भर की चीज़ें बोलना शुरू कर दिया, अरे खजाने खाली हो गए। आज भी कहते हैं वो आ गया एक्सटीरियर का, अधूरा आपने दे रखा है। फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा, आपने नोटिस बोर्ड बना रखा है। नोटिस बोर्ड के अंदर सिर्फ नोटिस ही आने चाहिए थे। आज आपने उसके अंदर एक्सटीरियर कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी। जब मैंने उसको कंपाइल किया तो सारा अधूरा मिला, मुझे फैली हुई इंफॉर्मेशन मिली। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको जोड़ नहीं पाया। बाद में 2 पेजेस और आए, वो लेजर के थे। मैंने समझा उसको, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज है अच्छी खासी, लेकिन आम आदमी नहीं समझ सकता उसको। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो इतनी जल्दबाजी क्या, उसको फिल्टर करके दीजिए। आम आदमी को अब सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं आप। आंकड़े तो जब तक उनको एनालिसिस करके नहीं करते, आंकड़े बेसलेस होते हैं। आज मैं 2 पॉइंट और इसमें बोलना चाहूँगा, 2 स्पष्टीकरण मांगना चाहूँगा। आपके मैनेजर साहब की नियुक्ति, ठीक है, आप प्रबंधन चला रहे हैं, हम लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आपने मैनेजर साहब की नियुक्ति की, क्या आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया कि सिर्फ यही था कि पहली टीम ने उसको निकाल दिया था, हम रख रहे हैं, ये लो तुमने निकाला हमने रख लिया, अब कर लो जो कुछ करना है। ये तो मतलब छोटे बच्चे वाली हरकतें हो गई। ले आते आप उन्हीं को ले आते, लेकिन एक प्रोसेस से लाते तो एक अच्छी परंपरा बनती। यहाँ पर सिवाय जिद को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं दिखा। दूसरा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर मैं आपके ऑफिस के अंदर आऊँ, हालांकि मैं मेंबर हूँ, मैं मेंबर हूँ, प्रबंधन का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो क्या आप मुझे जो आपकी फाइलें रखी हैं
ऑफिस के अंदर उनमें हाथ लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे। लेकिन आपके यहाँ एक योगेश है जो आपके पेरोल में नहीं है, जो एसआरई के एम्प्लॉई हैं, लेकिन अलमारी खोलना, हर फाइल के पास एक्सेस होना, योगेश जी की हर फाइल में एक्सेस है, आप उनसे काम करवाते हैं, आप उनको रूम के अंदर घुसवाते हैं। एसआरई का एम्प्लॉई, अरे अगर आपको एम्प्लॉई की ज़रूरत है तो हायर कीजिए ना एक एम्प्लॉई। किसने मना किया है? तो एक्ट के अंदर है कि अगर आपको लगता है स्टाफ की कमी है तो स्टाफ को लाइए आप। एक नॉन स्टाफ जो एसआरई का स्टाफ है, उससे आप अपने जो आपका मैनेजमेंट का रूम है वहाँ पर आप फाइलें खुलवाते हैं, उसका एक्सेस देते हैं उसको सब जगह का। इसमें सुधार किया जाए। आज के लिए बस इतना ही।